तो अमित, इतिहास पढ़कर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या इस विषय से क्या महसूस हो रहा है? अमन, कैसा लग रहा है बताओ? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है इस विषय में? अब बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। ये सब पढ़ने में क्या मजा आ रहा है? इतिहास विषय में क्या मजा आता है? सब पुरानी चीजें दी गई है। हाँ, पुरानी चीजें दी गई हैं। पुरानी चीजों के बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है ना? वो जो पुरानी चीजें जिसे आप इतिहास कह रहे हैं, उसके बारे में हमें कैसे जानकारी प्राप्त हुई, उसी के बारे में आज हमारा जो है टॉपिक है, उसी के बारे में हमें आज पढ़ना है। आज शाम को आप सभी लोग आ गए। कितने बजे आ जाते हैं आप लोग? 5:30 बजे कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग जो है 5:45 बजे, कुछ लोग है ना 5:30 बजे आ जाया करिए। गर्मी थोड़ी ज़्यादा पड़ने लगी है, ठीक है? सारी बात को तो मज़ा आ रहा है पढ़ने में सबको? अनु, अच्छा लग रहा है इतिहास विषय पढ़ने में? चलिए ठीक है, तो इतिहास विषय पे हम लोग बात करते हैं, है ना? इतिहास विषय है, उस पर हम लोग बात करते हैं। क्या है इतिहास, कैसे जानेंगे हम इतिहास के बारे में? तो हमारा टॉपिक है जो, वो टॉपिक है इतिहास जानने के स्रोत। हमारा टॉपिक क्या है? इतिहास जानने का स्रोत। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित जो पाठ्य पुस्तक है हमारा, इतिहास और नागरिक जीवन प्रथम, उसी से ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इतिहास जानने के स्रोत। ठीक है, सारी बात को अब देखो, इतिहास जानने के स्रोत क्या है? इतिहास जानने के दो स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं? दो स्रोत है। एक है आपका पुरातात्विक स्रोत और दूसरा स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत। अगर आपसे कोई कहे इतिहास जानने के कितने स्रोत हैं, तो दो स्रोत है, एक पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। मैंने पहले भी बताया था आपको पुरातत्व क्या होता है ना? प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई जो वस्तु थे, जो निर्मित इमारतें थी, जो अवशेष थे, उन अवशेषों का अध्ययन ही खुदाई द्वारा जो अध्ययन होता है, उत्खनन द्वारा जो अध्ययन होता है, वही अध्ययन से जो प्राप्त वस्तुएं हैं वो पुरातत्व कहलाती हैं। जो अध्ययन है पुरातात्विक स्रोत या पुरातात्विक अध्ययन कहलाती है, और जो ये अध्ययन करते हैं उन्हें हम पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। तो इतिहास जानने के स्रोत पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत में क्या मुख्यतः स्रोत है? अभिलेख, सिक्के एवं मोहरे। पुरातात्विक स्रोत में मुख्य रूप से कौन से दो स्रोत है? अभिलेख एवं सिक्के एवं मोहरे। और दूसरा स्रोत जो हमारा इतिहास जानने का स्रोत है वो है साहित्यिक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत में क्या स्रोत है? कुछ धार्मिक साहित्य उस समय के, कुछ धर्म से इतर जो साहित्य रचे गए वो स्रोत है, और बहुत सारे विदेशी यात्रियों ने, मेगस्थनीज, फाहियान, है ना, बहुत सारे अलबरूनी, बहुत सारे विदेशी यात्रियों ने भारत भ्रमण किया और उन्होंने जो विवरण लिखा वो स्रोत हैं जो तत्कालीन इतिहास को हमें बताते हैं। तो इतिहास जानने के दो स्रोत हैं, एक है पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्के एवं मोहरे आ जाएंगे, और साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण आ जाएंगे। अब देखते हैं उसके आगे क्या दिया हुआ है इस पाठ में, जो इतिहास जानने के स्रोत पाठ है। इसमें बताया जा रहा है कि प्राचीन इतिहास के विषय में हमें जानकारी तत्कालीन लेखों से भी प्राप्त होती है। इतिहास को जानने के स्रोत इस प्रकार है। जो उस तत्कालीन लेख का मतलब क्या, उस समय के जो लेख है उससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और जैसा कि आपने देखा, पुरातात्विक स्रोत में दो स्रोत है, अभिलेख, सिक्के एवं मोहरे। अभिलेख में आपकी जो बुक है, जो पहला चैप्टर है इतिहास जानने के स्रोत, उसमें एक अभिलेख दिया है जो सम्राट अशोक का अभिलेख है, और जिसका नाम है रुम्मीनदेई अभिलेख। अभिलेख का नाम क्या है? रुम्मीनदेई अभिलेख। अभिलेख का नाम क्या है बेटा? अभिलेख का नाम है रुम्मीनदेई अभिलेख। अभिलेख जो है वो अभिलेख है रुम्मीनदेई अभिलेख, और ये अशोक का अभिलेख है रुम्मीनदेई अभिलेख, जिसके बारे में, जिसकी पिक्चर आपके बुक में छपी हुई है। यह अशोक के रुम्मीनदेई अभिलेख का एक अंश है जो लुम्बिनी, नेपाल से प्राप्त हुआ है। रुम्मीनदेई स्थान कहाँ पे है? लुम्बिनी, नेपाल। लुम्बिनी काफ़ी फेमस जगह है बेटा। लुम्बिनी ही वह जगह है जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। नेपाल में एक स्थान है, नेपाल में कौन सा स्थान है? लुम्बिनी। लुम्बिनी नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। जब आपसे पूछा जाए महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। वहीं पर अशोक का रुम्मीनदेई अभिलेख प्राप्त हुआ है,
ये अभिलेख क्या है, इस अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में सम्राट अशोक जब वहाँ की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने घोषणा की है कि चूंकि यह स्थान जो लुम्बिनी स्थान है वो महात्मा बुद्ध का जन्मस्थल है, तो उन्होंने घोषणा की कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। अन्य जगहों पे इससे ज़्यादा कर लिया जाता था, जो भू राजस्व लिया जाता था, जो फसल उत्पादन होता था उसका जो है लगभग 1/6 जो है भाग टैक्स के रूप में लिया जाता था। लेकिन लुम्बिनी में उन्होंने घोषणा की कि उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। ये वहाँ के लोगों को उन्होंने राहत दी कि ये महात्मा बुद्ध का जो है जन्म स्थल है लुम्बिनी। जो अशोक के अभिलेख हैं वो पत्थर पर उत्कीर्ण है, पत्थर पर लिखे गए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। अशोक के अभिलेख जो है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है जिससे हमें जानकारी मिलती है। आप जब अशोक के अभिलेखों के बारे में आगे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि उनके जो लेख हैं वो 3 स्थानों से प्राप्त होते हैं। 3 स्थानों से। कहाँ से? उन्होंने जो अपने लेख लिखे वो पत्थरों पे लिखा, वो लेख उन्होंने स्तंभों पे लिखा, वो लेख उन्होंने गुफाओं में लिखे। ठीक है, तो 3 स्थानों से प्राप्त। तो क्या बच्चों जाना आपने कि अशोक के अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। तो मैंने क्या बताया कि अशोक के जो अभिलेख है वो 3 प्रकार के हैं। एक है स्तंभ लेख, वो अपने आदेश को ना पत्थर पर लिख देता था। किस पे लिख देता था? पत्थर पर लिख देता था। एक शिलालेख, वो अपने आदेशों को चट्टानों पर लिखवाता था। और एक गुहा लेख, उसके आदेश गुफाओं में लिखे हुए मिलते हैं। कहा जाता है भारत का पहला संविधान जो है अशोक ने दिया था, पहला लिखित संविधान अशोक ने दिया था। वो अपनी प्रजा को पुत्रवत मानता था। वो कहता है कि मैं उसी प्रकार चिंता मुक्त हो जाता हूँ रज्जु के हाथ में अपने शासन की उत्तरदायित्वों को देकर, जैसे एक माँ धाय माँ को अपने पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाती है। तो अशोक एक लोक कल्याणकारी राजा थे। इसके बारे में जानकारी हमें अशोक के अभिलेखों से मिलती है जो पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं। तो बेटा पुरातात्विक स्रोतों में जो अभिलेख है, अभिलेख मीन्स होता है रिकॉर्ड, जो उस समय चीजें हुई वो कहीं रिकॉर्ड के रूप में दर्ज हो, उसी को हम कहते हैं अभिलेख। तो पुरातात्विक स्रोतों में आपने अभिलेख के बारे में जाना। अब देखो सिक्के एवं मोहरे, ध्यान देना। जैसे आज आप देखते हो सिक्के हैं 5 रुपए के, 10 रुपए के, 50 रुपए के, 100 रुपए के, वैसे उस समय के जो सिक्के छपते थे तो प्राप्त सिक्कों से तत्कालीन शासक का, उस समय के राजा का नाम पता चल जाता था, उसके समय का पता चलता है। और सिक्के की बनावट, कैसे सिक्के की बनावट हो रही है, किस कला के द्वारा, किस कला के माध्यम से वो सिक्के बने हैं, इसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। सिक्कों की धातु कैसे थी? कुछ सिक्के चांदी के बने होते थे। अगर कोई राजा बहुत ज्यादा समृद्ध है तो उसके सिक्के सोने के बने होते थे, शीशे के भी सिक्के मिले हैं, तांबे के सिक्के मिले हैं। तो सिक्कों की धातु से उसकी आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। जिस राजा के अधिक सोने के सिक्के थे यानी वो समृद्ध राजा था, धनी राजा था, उसका साम्राज्य जो है काफी विस्तृत रहा होगा। तो सिक्कों की बनावट से उस समय की कला और सिक्कों की धातु से उस समय के शासक के आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि आज से हजारों वर्ष पहले हमारे यहाँ एक सभ्यता पाई गई जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल है वो पहला स्थल है हड़प्पा, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो जो हड़प्पा काल की मोहरे वो मेसोपोटामिया से मिली है। मोहरे क्या है? जैसे आपकी टीसी पे मोहर लगी ना हमारे यहाँ की हेडमास्टर की, तो वैसे ही हड़प्पा काल की जो मोहरे थी वो मेसोपोटामिया से मिली है। जिससे ये ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार कहाँ से होता था? हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था, इराक से होता था। कहाँ से होता था? मेसोपोटामिया से होता था। ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है जिसका नाम था धौलावीरा, और यह स्थल गुजरात में स्थित है। यह स्थल कहाँ स्थित है? और जब हम यहाँ के स्थलों के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है तो उनका नगर निर्माण कैसे था, नगर का बसावट कैसा था, उनका जल निकास प्रबंधन कैसा था, नालियाँ कैसी थी, ढकी हुई थी कि खुली हुई थी, इन सब के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या पता चलता है कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, है ना, समझ बात को। और जो जल निकासी थी, घर से जो है छोटी नालियां निकलती थी जो बड़ी नालियों में जो है बाद में मिल जाती थी। इसके साथ ही सारनाथ स्तूप,
ये स्तूप क्या है? स्तूप ये है जहां पे महात्मा बुद्ध के अवशेष जो है स्थापित किए गए हैं। जैसे सारनाथ स्तूप, आप सब घूमने भी गए थे ना सारनाथ। सारनाथ स्तूप बनारस में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे धम्मेक स्तूप के नाम से जानते हैं और इसका निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने कराया था। आपको जानकारी देना चाहूंगा कि महात्मा बुद्ध जी ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में ही दिया था और तब सारनाथ का नाम था ऋषिपत्तन या मृगदाव कहते हैं। तो आपने आज क्या जाना? आपने ये जाना कि इतिहास जानने के जो स्रोत हैं, दो स्रोत हैं, एक पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में कौन से स्रोत हैं? अभिलेख, सिक्के एवं मुहरे। और साहित्यिक स्रोत में क्या है? धार्मिक साहित्यिक स्रोत है और धर्मेतर यानी धर्म से इतर साहित्यिक स्रोत है और विदेशी यात्रों के विवरण भी प्राप्त होते हैं। अब हम आगे जो है साहित्यिक स्रोत के बारे में दूसरे दिन हम लोग जानेंगे। अभी ज़्यादा रात हो गई है, मतलब रात का ज़्यादा शाम हो गई है, तो हम सब अब घर को चलेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में जानेंगे। थैंक